फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग एथिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, वर्धित राष्ट्रीय संपत्ति के लाभों का न्यायोचित वितरण नहीं हो सका है। इसने बहुमत के नुकसान पर केवल छोटी अल्पसंख्या के लिए ही आधुनिकता और वैभव के एनक्लेव बनाए हैं। इसका औचित्य सिद्ध कीजिए। अब देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ये इनइक्वलिटी यानी कि असमानता से आता है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो हमारी नेशनल वेल्थ है वो तो बढ़ी है, यानी कि जो हमारे देश की एक तरह से आय है, इनकम है, उसमें वृद्धि हुई है। लेकिन इस वृद्धि का लाभ किसको मिला है? एक छोटा सा समूह है जिसको इस पूरी की पूरी वृद्धि का लाभ मिला है, जबकि बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनको इस नेशनल वेल्थ के बढ़ने का लाभ नहीं मिल सका है। यानी कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो आज भी गरीब हैं, पिछड़े हैं। तो इसी चीज के ऊपर बात करना है, इसी का हमें औचित्य सिद्ध करना है, यानी इस चीज को हमें जस्टिफाई करना है। अब देखिए, थोड़ा सा आंसर पे आते हैं। अगर आप देखिए इस टॉपिक के बारे में बात करें तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है जिसका आंसर सभी को पता होगा। बस आपको करना क्या है यहाँ पर कि क्योंकि आप देखिए इकोनॉमी का पेपर नहीं दे रहे हैं, पॉलिटी का पेपर नहीं दे रहे हैं, ये आपका पेपर 4 है, यानी कि ये आपका एथिक्स का पेपर है। तो आपका जो आंसर राइटिंग की जो अप्रोच होना चाहिए वो एथिक्स की होना चाहिए। जब आप अपना आंसर दे रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कहीं आप आंसर को पॉलिटिकल साइंस का ना बना दें, यानी कि आप केवल कानूनों की बात करने लग जाएं, या फिर कहीं आप इसको इकोनॉमी का क्वेश्चन ना बना दें और आप मार्क्सवाद की बात करने लग जाएं, कैपिटलिज्म की बात करने लग जाएं। इसकी जगह पर आपको यहाँ पर सभी पक्षों की बात करना होगी, क्योंकि एथिक्स का पेपर है और हर पक्ष में जो एथिक्स का टॉपिक है, यानी कि जो मूल्य वगैरह का टॉपिक है, जो आपकी संस्कृति से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसको भी थोड़ा सा बताना होगा। अब देखिए, अगर आप अकबर वगैरह के टाइम की बात करें, जो मुगल काल था, तो उस समय भी हमारे देश की प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा थी। लेकिन अगर आप उस समय भारत के किसानों की स्थिति देखें तो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। अगर आप विश्व के अलग अलग देशों की बात करें तो वहां पर भी ऐसा देखा गया है कि जो राष्ट्रीय संपत्ति है वो तो तेजी से बढ़ी है, लेकिन जो लोगों तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए, यानी कि जो सभी को समान लाभ मिलना चाहिए, वो चीजें नहीं हो पाई हैं। अब देखिए, इसके कारण समझते हैं भारत के संदर्भ में। देखिए, कोई भी जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको आप सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीन आधारों पर हमेशा परखने की कोशिश करिए। तो सामाजिक आधारों से शुरू करते हैं। देखिए, अगर पुराने समय की बात करें भारत की, तो हम जानते हैं भारत में जो जाति व्यवस्था है, इसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग पिछड़े छूट गए हैं। नेशनल वेल्थ चाहे जितनी भी बढ़ जाए, जाति व्यवस्था की वजह से कुछ ऐसे लोग हैं, क्योंकि वो अपना प्रोफेशन नहीं बदल सकते थे, इस वजह से वो लोग पीछे छूट गए। और ये जो जाति व्यवस्था का असर है, आज भी भारत के ऊपर बना हुआ है। अब देखिए, ये जाति व्यवस्था कहां से आ रही है? जो उस समय के समाज की मूल्य थे, जो नैतिकता थी, वहीं से ये जाति व्यवस्था आ रही है कि हमने किस तरह के सामाजिक ढांचे को अपना लिया। तो आज अगर हमको इसमें सुधार करना है तो हमको इन्हीं चीजों में, यानी कि समाज के जो वर्तमान में मूल्य हैं, यानी कि ये जो जाति व्यवस्था के अभी अवशेष रह गए हैं, जो जाति व्यवस्था बची रह गई है, इसको हमें नष्ट करना होगा। इसके साथ साथ समाज में एक नई तरह की नैतिकता लाना होगी, जहां पर लोगों के प्रति एक्सेप्टेंस आए। जैसे कि आप अभी भी सुनते हैं कि सरकार कोशिश कर रही है कि जो लोग लोगों के घरों में वेस्ट उठाते हैं, मलमूत्र साफ करते हैं, उनका किसी तरह से उत्थान किया जा सके। यानी कि आज भी समाज का एक बड़ा सेगमेंट ऐसा है जो उसी पुरानी व्यवस्था में फंसा हुआ है। तो पहली बात हो गई आपकी सामाजिक व्यवस्था की। जब तक ये सही नहीं होगी, तब तक आपके देश में चाहे जितनी वेल्थ बन जाए, उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसे प्रोफेशंस को, ऐसे कह लीजिए व्यवसाय को अपनाना पड़ेगा जिसमें ज्यादा इनकम वगैरह नहीं होती है, और जो सामाजिक स्तर, कह लीजिए सामाजिक रूप से भी कुछ पिछड़े हुए व्यवसाय होते हैं। फिर बात करते हैं देखिए राजनीति की, यानी राजनैतिक व्यवस्था की। अगर देखिए राजनैतिक व्यवस्था की बात करें तो इसमें अगर राजनैतिक व्यवस्था चाहती है कि देश के हर व्यक्ति का उत्थान हो, यानी अंतिम व्यक्ति तक आगे आ सके, तो इसके लिए राजनीति में एथिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। क्योंकि देखिए, जो राजनेता है वो देश के लिए पॉलिसी बना रहा है, और एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे सभी का लाभ हो। ये किसके हाथ में है? ये गवर्नमेंट के हाथ में है। अब अगर एक आपकी जो गवर्नमेंट है वो एथिकल गवर्नमेंट नहीं है, अगर आपने एक ऐसी गवर्नमेंट चुनी है जो केवल कुछ लोगों का, कुछ व्यापारियों का लाभ सोचती है,
तो फिर आपके समाज में कभी भी इक्वलिटी नहीं आ पाएगी, एक समानता की स्थिति नहीं आ पाएगी। तो किस तरह का राजनैतिक तंत्र आपने चुना है, जो राजनैतिक तंत्र है आपके देश का, उसमें एथिक्स की क्या स्थिति है। जैसे कि आप समय समय पे अलग अलग देशों के एग्जाम्पल सुनते हैं जहां पर राजनीतिक तंत्र बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो गया है और उसके बाद जो नागरिक हैं वहां पर विरोध कर रहे हैं, जैसे सीरिया वगैरह में आपने देखा। तो जो राजनीतिक तंत्र है इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे देश में असमानता या असमानता की स्थिति पर। इसके बाद देखिए फिर आता है आर्थिक ढांचा। यानी कि देखिए अब आर्थिक ढांचा जो है कहीं ना कहीं बनाया जाता है हमारे राजनीतिक तंत्र के द्वारा, और हमारी सामाजिक व्यवस्था आर्थिक ढांचे को बनाती है, और बदले में आर्थिक व्यवस्था जो हमारी है, या कह लीजिए जो हमारी आर्थिक स्थिति है, उससे हमारा राजनीतिक और सामाजिक तंत्र प्रभावित होता है। ये सभी आपस में जुड़े हैं। देखिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि जिस समय हमारे देश में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, हमारे देश की इन्फ्लेशन ज्यादा थी, तो उस समय हमारे देश में एंटी करप्शन के मूवमेंट होने लगे। यानी कि देखिए किस तरह से जो अर्थशास्त्र है, जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति है, उसने किस तरह से हमारे देश की राजनीति को प्रभावित किया, और किस तरह से समाज के भी अलग अलग वर्ग सामने आए करप्शन के खिलाफ। यानी कि जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति और समाज को प्रभावित करता है, और वहीं पे जो राजनीति है, जो समाज है, वो अर्थशास्त्र को, देश की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। ये तो देखिए बहुत ही सिंपल है कि जो राजनीति है, जो हमारे राजनीतिक कह लीजिए वर्ग है, वही देश की आर्थिक नीतियां बनाते हैं। तो पहली चीज तो आपको इन तीनों के बीच का जो इंटर रिलेशन है, जो अंतर संबंध है, वो स्पष्ट होना चाहिए। इसके साथ ही देखिए जो हमारी आर्थिक नीतियां हैं, उससे ये बहुत ज्यादा डिसाइड होता है कि हमारे देश में आज मान लीजिए कि एक देश है जिसने कैपिटलिस्टिक व्यवस्था को अपना लिया है, जिसने पूरी तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया है। तो अब देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कमी क्या है कि यहाँ पे सब्सिडी वगैरह सरकार के द्वारा ज्यादा नहीं दी जाती हैं। इसके साथ ही जो कह लीजिए कि जो पूंजीपति वर्ग है उसको बहुत ज्यादा समर्थन मिलता है, जो बिजनेसमैन है, बिजनेस क्लास है, उसको बहुत ज्यादा समर्थन मिलता है। और अब देखिए जो व्यक्ति गरीब है, अगर आप उसको फ्री स्कूल नहीं देंगे या फिर सस्ती कह लीजिए कि हेल्थ केयर की फैसिलिटीज नहीं देंगे, ये सारी चीजें अगर आप गरीब वर्ग को नहीं देंगे तो उसकी गरीबी और बढ़ जाएगी, यानी कि जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब हो जाएगा। तो जो देश की आर्थिक नीतियां होती हैं, वो भी ये डिसाइड करती हैं कि आपके देश में समानता की स्थिति होगी या असमानता की स्थिति होगी। तो अब आपके पास देखिए तीन कारक हैं। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो उसको आप सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों के आधार पर देखिए। इसमें आप कुछ सांस्कृतिक बातों की जो सांस्कृतिक हमारे कारक हैं, जो आपके कल्चरल फैक्टर हैं, उसकी भी बात कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये तीन कारक होते हैं जो आपको असमानता है, गरीबी है, इस तरह के टॉपिक्स में हेल्प करते हैं।